हेलो एवरीबॉडी यार, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, तो इसमें आज अपन लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल तुम लोग से ये रहेगा कि सीक्वेंस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन जो होता है इसमें अंतर क्या होता है तीनों चीज़ों में। हाँ, तो यार देखो, ऐसा होता है जो तुम्हारा सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस, ठीक है, ये जो सीक्वेंस रहता है ये एक अरेंजमेंट है। मान लो जैसे 1 मैं कह दूँ, 1 1 कह दूँ, 2 कह दूँ, 3 कह दूँ, 5 कह दूँ। अब इसके बाद में तुम लोग बताओ कि क्या आएगा। तो यार देखो, मैंने इसमें क्या किया है, पहले 1 1 को प्लस किया, 2 लिखा, 2 1 को प्लस किया, 3 लिखा, फिर 3 और 2 को प्लस किया, 5 लिखा। तो क्या मैं कह सकता इसके बाद में 8 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर इसको प्लस करते चलोगे यानी 21 आएगा, है ना। इस प्रकार से आंसर आते रहेंगे। तो अब मेरा तुमसे सवाल ये है कि ये सीक्वेंस है, ये समझ में आ गया। अब सवाल क्या है कि सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क क्या होता है। अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ, सीरीज़ यानी जैसे मैंने लिख दिया, अब मान लो मैंने सीरीज़ एक अच्छा, उससे पहले प्रोग्रेशन समझ लो कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फ़र्क क्या रहता है। यहाँ पे तुमने देखा कि मैंने एक लॉजिक लगाया हूँ, ठीक है, एक जनरल लॉजिक लगाया। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ओ सॉरी, यहाँ 12 आएगा 16 और 20। ठीक है, अब ये हो गया एक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इन द सेंस क्या, प्रोग्रेशन मतलब क्या हो रहा है, ये एक अरेंजमेंट है। किसका, एक अरेंजमेंट है सीक्वेंस का, जिसमें यार जो इनका डिफरेंस है, जो ये है, ये 4 का है। मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें 4 प्लस किया, इसमें 4 प्लस किया, इसमें 4, इसमें 4। बट यहाँ ऐसा नहीं है ना, इसमें अपन लोग अलग अलग टर्म्स को प्लस करते जा रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। तो अगर मैं कहूँ तो एक सेंटेंस लिख सकता हूँ कि सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं मगर सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। यानी कि ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूँ सीक्वेंस इज़ अ सबसेट ऑफ, या सबसेट ऑफ, इसी प्रकार से बनता है ना सबसेट, हाँ, सबसेट ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है प्रोग्रेशन। अब सीरीज़ क्या होती है यार, अब जैसे मैंने ये प्रोग्रेशन लिख दिया है, इस प्रोग्रेशन को मैंने प्लस कर दिया आपस में। ठीक है, अब इसको प्लस करूँगा तो यार आंसर कुछ और आएगा, आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, बट मैं इसको निकाल सकता हूँ, प्रोग्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लो मैंने 1 3 5 एंड सो ऑन कर दिया एन टर्म तक, ये हो गया एक प्रोग्रेशन को। अब इसका जो सम आएगा ये होएगा मेरा सीरीज़। तो बात समझ में आ गई होगी यार तुम लोग को, है ना। तो ये होती है सीरीज़। अब अपन लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यार एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी पढ़ेंगे आज अपन। तो ये तो समझ में आ गया, बेसिक टर्म्स है 3 बेसिक सी बिल्कुल। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें लॉजिक लग जाए, अच्छा है ना। लॉजिक मतलब जैसे तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखते होंगे, उसमें अक्सर समय पे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो मतलब ये सीरीज़ दे देंगे, ठीक है, सॉरी सीक्वेंस दे देंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सीरीज़ क्या होती है, सम करना पड़ता है एक प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम हो सारे इसमें। ठीक है, अब मतलब इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, है ना। इस प्रकार से सो ऑन, है ना। अगर तुम लोग सॉल्व भी करोगे तो इस प्रकार से तुम सारी टर्म्स को निकाल सकते हो। अब बात आ जाती है यार कॉमन डिफरेंस की। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता कैसा कैसा है। तो कॉमन डिफरेंस मोस्टली 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव में मतलब यार प्लस में आएगा, जैसे 1 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार का हो सकता है। नेगेटिव में क्या है, -1 है, -2 है, -3 है ना। और ज़ीरो में क्या 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, है ना, इस प्रकार से। तो
तो ये कॉमन डिफरेंस के टाइप होते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को अपन डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बस इसमें इतना ही, सॉरी स्मॉल डी से करते हैं यार, स्मॉल डी से मैं फ्लो में बह गया यार चलता है। अच्छा, इसको अपन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब तुम लोग ने एक और टर्म सीख ली, कॉमन डिफरेंस। अब मैं बोलता हूँ एपी क्या है। एपी क्या है? तो यार एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें जितने भी कॉमन डिफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे इन द सेंस, मैं यहाँ लिखूँ 3, 6, 9, 12, 15 है ना, 18 एंड सो ऑन। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, फिर अपन जीपी का पढ़ेंगे, फिर अपन एचपी का, तो वो बाद की बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एपी। वैसे एपी तुम लोग पहले पढ़ के आ चुके होगे 10th में, बट तब भी मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब बारी आती है यार जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये क्या भला है भैया? तो यार देखो, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, ये होता क्या है यार? देखो, मान लो मैंने एक तुमको सीरीज दे दी या सीक्वेंस दे दिया। चलो पहले सीक्वेंस का कर लेते। 1, 3, 5, ठीक है, 7 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। अब मैंने पूछा कि यार बताओ इस नंबर की nth टर्म क्या होगी। ठीक है, मतलब nth टर्म मतलब कोई सी भी एक बीच की कोई सी भी रैंडम सी टर्म, मान लो 7th टर्म पूछ ली या 9th 10th टर्म पूछ ली, ये कौन सी होगी? तो अब तुम लोग इसको कैसे निकालोगे? क्या तुम लोग सीरीज लिखते बैठोगे? अगर मान लो मैंने 100वीं टर्म पूछ ली तो 100 टर्म तो नहीं बता पाओगे। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके कैलकुलेशन के लिए अपन लिखते Tn या An। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, Tn विल बी इक्वल टू A प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को पहली टर्म A क्या है यहाँ पे, A इज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है, व्हाट इज़ n? n इज़ nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। अब d क्या है अपना? d इज़ योर कॉमन डिफरेंस। ओके, अच्छा, अगर मैं एक सवाल पूछूं तुमसे कि d कैसे निकालोगे तुम लोग, तो तुम लोग का जवाब क्या होगा? d विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म, ठीक है, मान लो 3 है, माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कोई सी भी टर्म को माइनस कर दोगे तुम्हारे पास में d आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओके, ये n क्या है यार? जो टर्म गिवन है, मान लो मैंने 10 टर्म दी तो ये 10 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया यार, ये सॉल्व हो गया अपना। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले ले छोटा सा, है ना। मान लो मैं यहीं पे ले ले रहा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ए तुमको दिया है 1, ठीक है, और तुमको निकालनी है n दिया है मान लो 10, और कॉमन डिफरेंस दिया है 3 का। अब तुम लोग को निकालना है, कैसे निकालोगे? Tnth या कैपिटल Tn, कुछ भी लिख सकते हो इसको, है ना, कुछ भी, मतलब T या A में से कुछ एक लिखना है। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या बनेगा? 1 प्लस n, n यानी 9, ठीक है, n माइनस 1 है तो 9 इंटू डी यानी 3, विच विल बी इक्वल टू 27, 20। तो ये तुम्हारा आंसर में आ जाएगा, मतलब 28 होगा 10th टर्म पे। ठीक है, 10th टर्म पे लिखा होगा 28। तो इस प्रकार से तुम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और एक मैं छोटी सी बात शुरुआत में एक स्टोरी बताना भूल गया, ठीक है, अब मैं बीच में बता रहा हूँ तो क्या तुम लोग का इंटरेस्ट भी जग जाएगा। मुझे बताओ एपी का यूज़ कहाँ होता है? हैं जी,
एपी यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। ये स्टोरी हालांकि मुझे शुरुआत में ही समझानी थी इंटरेस्ट जगाने को, बट मैं अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि एपी का यूज़ होता कहाँ है। तो यार इसके पीछे मैं एक छोटी सी मैं मनगढ़ंत सी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रू मत समझ लेना। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, वो कोई भी हो सकते, ठीक है, कहानी मनगढ़ंत है। अब यार उनने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ का? जो कप होते हैं ना, कप कुछ इस प्रकार से, प्लास्टिक कप्स जिसमें तुम लोग चाय कॉफ़ी कुछ पीते होंगे, इसको कुछ इस प्रकार से पिरामिड बनाओ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बन जाए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखते हुए कुछ ऐसा पिरामिड बनाऊं मैं, ठीक है, कि मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को उस समय पे उनको चाहिए थे ऐसे 100 लाइन, मतलब 100 लाइन चाहिए थी, समझ रहे हो, 1 2 3। अब यार उनने बोले 100 लाइन के लिए मुझे कितने कप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार उनको पहले तो समझ में नहीं आ रहा, पहले तो वो गिन रहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब यार उनने बोले ऐसे गिनूंगा, चलो अच्छा इसको 1000 मान लो, ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते तो काउंट भी ना कर पाए, ठीक है। अब उनने बोला यार ऐसे में तो मेरे को ज़िंदगी लग जाएगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने से पहले ही मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, कोई और बंदा आके बना देगा। तो यार उनने लगाए दिमाग, उनने बोले ऐसा करते, इसके लिए कोई फार्मूला बनाते हैं। अब उनने बोले देखो पहला नंबर 1 आ रहा है अपना, दूसरा नंबर +1 हो रहा है यानी 2 हो रहा, तीसरे नंबर में 3 हो रहा, चौथे में क्या यहाँ पे 4 हो जाएगा, हैं जी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो यार मैंने देखा कि +1 से सब बढ़ रहे हैं और पहला नंबर अपने पास ए है, तो क्या मैं इसके लिए कोई फार्मूला बना सकता हूँ? तो जवाब आया हाँ। और उनने कई साल कई महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा सा फार्मूला बनाया जिसको अपन कहते हैं सम ऑफ ऑल सीक्वेंस, सॉरी सीरीज, सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो ये फार्मूला बन के आया जिसको अपन कहते हैं SN इक्वल्स टू हाफ ऑफ n/2 ऑफ 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला उनने बनाया और फिर उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इस फार्मूले की मदद से आंसर को कैलकुलेट करके। अगर अपन इसी चीज़ को, यही जो पिरामिड वाली कंडीशन मैंने रखी, इसी को यहाँ पे अगर अपन उतारे तो ये क्या बन जाएगा, मुझे निकालना है 1000 टर्म्स, तो 1000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a कितना था अपने पास में 1 प्लस n-1d यानी 1। अब अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो यार ये तो स्वाभाविक सी बात है, तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि ये 1000 ही आना है, बट तब भी मैं तुम लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 99, ठीक है। तो ये अपना आना था 1000। अब देखो 1000 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 999 इंटू 2 यानी कि +2 यानी कि 1001 हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें 500 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इसी प्रकार की भाषा में थोड़ी बात करते, ज़्यादा सीरियस ना होते हुए, तो मेरे पास में क्या बचेगा यार, ये बन जाएगा 005005। इतने कप्स उनको चाहिए थे। तो यार इस प्रकार से उनने एक फार्मूला नया जनरेट कर दिया और इसी के साथ साथ उनकी तारीफ़ हुई ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बल्कि इस फार्मूले को भी जनरेट करने में। अब उनके भाई जो थे उनने बोला यार इसकी तो बहुत तारीफ़ हो गई, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया और यार इसने मतलब एक फार्मूला भी बना दिया, इसकी डबल तारीफ़ हुई, मैं भी एक फार्मूला बनाऊंगा। तो उनने एक डाउट रखा कि अगर तुमको लास्ट टर्म गिवन रही तो क्या करोगे, व्हेन वी हैव
लास्ट टर्म, आखिरी टर्म पता है अपन को, आखिरी नंबर पता है। मान लो आखिरी में आ रहा है लेट्स से 1000 आ रहा है लास्ट में, और फर्स्ट नंबर 1 है, तो अपन को अगर निकालना है, या 1000 टर्म है ये, ठीक है, नंबर मतलब टर्म है ये, ओके, इसका ये वैल्यू है, ठीक है, ये एक टर्म है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये टर्म है, ये वैल्यू है, ओके। पहला नंबर 1 दिया है, अब निकाल के बताओ कैसे निकालते। उनने उसको चैलेंज कर दिया। अब भाई वो भी साइंटिस्ट थे अपने भाई साहब, जिनने ये SN का फॉर्मूला निकाला, उनने बोला ठीक है SN विल बी इक्वल टू n/2 इंटू A+L। ये निकल गया उनके पास में दूसरा फॉर्मूला। इसी के साथ साथ उनका दोबारा नाम हुआ, और उनके भाई को बड़ी निराशा हुई कि यार मैंने उनको चैलेंज करके गलती कर दी, ठीक है। इसलिए यार अगर तुम्हें चैलेंजेस मिले तो उन्हें एक्सेप्ट करो और दुगनी ताकत के साथ में उन चैलेंजेस को पूरा करो, ठीक है। तो यार ये थी मनगढ़ंत कहानी। इसी के साथ साथ तुमने 2 फॉर्मूले कंप्लीट करते हुए अगर लास्ट टर्म दी रही हो तो यार L लगा देना, L मतलब लास्ट टर्म, A से प्लस कर देना और इनटू में कर देना n/2। ये फॉर्मूला तुमको पता है। अब बढ़ते हैं आगे। यार ये है हाउ टू अज्यूम, ठीक है, हाउ टू अज्यूम टर्म्स इन AP। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? यार इसका मतलब ये है कि मान लो तुमको दिया रहे कि 3 टर्म्स हैं, अब वो टर्म्स की वैल्यू तुम्हें नहीं दी गई है। अब पूछा जा रहा है कि ये 3 टर्म्स का सम है, मान लो 500,500, ठीक है, ये तुम्हारे वैल्यू का सम है 5,05,000। अब तुमको बताना है कि उस पर्टिकुलर या मान लो, अच्छा 3 टर्म्स, ठीक है, छोड़ो, उतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेते, मैं पागल हो जाता हूँ यार कभी कभी यार। कौन सी वैल्यू है, कौन सा एग्जांपल ले ले, 1 + 3 + 5 का ही एग्जांपल ले ले, ठीक है। ये 3 टर्म्स तुम लोगों को गिवन है, गिवन नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है कोई सी भी टर्म। इसमें दे दिया है कि सम जो है इन लोगों का ये इक्वल टू में है 9 के। अब तुमको ये 3 टर्म्स को निकालना है, कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए ना तुम अजप्शन में क्या लेना, लेट द 3 टर्म बी A - D, A+D। ये 3 टर्म्स को लेना। अब इनको क्यों लेना, इनके पीछे का रीज़न ये है कि तुम्हारा D से D कैंसिल हो जाएगा, आंसर में बचेगा A = 3, क्योंकि ये हो जाएगा 3 प्लस होता है ना बीच में, ये प्लस होएगा, तो ये 3 तो A = 3 आ जाएगा। अब जबकि तुम्हारे पास में A = 3 आ गया है, तुम अपने सिंपली फार्मूला लगा के D की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए एक आसानी होती है, ओके। इसीलिए अपन को ये कुछ इस प्रकार से लेना चाहिए। अब जो सेकेंड आता है, मान लो अब दिया रहे तुमको कि 4 टर्म्स है, तो कैसे लोगे? तो इसको लेना A - 3D, A - D, A+D, A+3D, ये वैल्यूज़ को लेना तुम लोग, ओके। अब मान लो थर्ड में 5 टर्म्स दी रही हो, तो A - 2D ले लेना पहला। अब दूसरा A - D ले सकता हूँ मैं। अब तीसरा A ले लो, चौथा A+D ले लो, पांचवा A+2D ले सकते हो। इस प्रकार से 5 टर्म्स के लिए भी तुमने सॉल्व किया, ठीक है। अब मान लो 6 टर्म दी रही हो, इसका खुद से एक बार बताओ मुझे क्या होगा। तो इसका क्या होगा, A - 5D लिख सकता हूँ, A - 3D लिख सकता हूँ, A - D, A+D, A+3D, A+5D। ये हो गया अपना 6 टर्म्स के लिए, ठीक है। ये 3 टर्म्स के लिए, ठीक है, ये 4 टर्म्स के लिए, ये 5 टर्म्स के लिए,
ये 6 टर्म्स के लिए। ओके, बहुत बढ़िया यार। अब इसके बाद में बात आती है यार अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, क्या तुम लोग को पता है? तो यार देखो, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है, मैं लिख दूँ पहले यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन मतलब जैसे मान लो एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड अप टिल AN, इसका एवरेज निकालना। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। हाँ या ना? तो अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टिल AN डिवाइडेड बाय n, मतलब जितनी भी टर्म्स गिवन हो। तो ये हो जाता है अपना अरिथमेटिक मीन। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो तुमको कोई सी भी 3 टर्म्स गिवन रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 2 4 एंड 6। अब मान लो मैंने पूछ लिया कि ये 4 का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो 4 का अरिथमेटिक मीन तुम्हारा अगल बगल की दोनों वैल्यू को मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया यार। देखो, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इन दोनों का पूछ लिया, ठीक है, इन दोनों का 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा 4। कैसे? देखो क्या क्या है, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये तुम्हारा अरिथमेटिक मीन इस प्रकार से आ जाता। अगर अगल बगल में दो वैल्यूज़ का पूछा जाए तो उसकी बीच वाली वैल्यू उसका अरिथमेटिक मीन होती है। बहुत बढ़िया यार। अब ये कैसे आया, अगर तुम लोग के मन में डाउट हो रहा होगा तो मान लो इसको मैंने कह दिया, अच्छा छोड़ो यार, क्या उसमें डाउट क्या आना यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है, फालतू कंफ्यूज मत हो, है ना। तो चलो यार, इसी के साथ साथ अपन ने इतना ख़त्म किया। अब तुम लोग को नई चीज़ जो पढ़नी है यार, ये सब तो पुरानी था, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ में। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी अपन से कहती है, देखो ये प्रॉपर्टी अपन से कहती है कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर को या कांस्टेंट टर्म को मैंने पूरे AP से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो AP फिर से एक AP ही आंसर में देगा। जैसे मैं यहाँ पे रिटन में लिख देता हूँ, इफ़ अच्छा यार, एक प्रॉब्लम जाती है तुम लोग को शायद से कि मेरे हाथ के कारण से वर्ड्स छिप जाते हैं। कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम if constant term is added or subtracted from term of an AP, then also the number remains in AP। अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ तुम लोग को, तो इसका एग्ज़ाम्पल अपन ले सकते हैं कि मान लो एक ये AP है 2 8 10, ओके एंड सो ऑन। अगर मान लो मैंने इसमें -1 कर दिया, पूरी टर्म में -1 सब में -1 कर दिया, तो जो मेरा AP के मतलब आंसर आएगा वो भी एक AP में ही रहेगा। कैसे AP में रहेगा? 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया 3, 6 में से गया 5, 8 में से गया 9 बोल रहा 7, फिर 10 में से गया 9, इस प्रकार से सो ऑन। मतलब ये देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का था? 2 का था, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है। अब अगर मैं ऐड भी कर दूँ 1, तो ये क्या दे देगा मेरे को? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी कॉमन डिफरेंस 2 का। ये कितनी कमाल की बात है ना। तो यार ये होती है AP की पावर। ओके, अब जो सेकेंड
अपन को प्रॉपर्टी बताती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यार क्वेश्चन में भी यूज़ होनी है, ठीक है, तो देख लो अच्छे से। सेकंड प्रॉपर्टी जो मुझसे कहती है यार इफ़, ठीक है, अच्छा देखो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, लिख देते यार, तो सब लोग बोलोगे भैया आप कंजूसी करते हो लिखने में। ए पी इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ कांस्टेंट k, then also the number remains same, मतलब रिमेन्स इन ए पी होना चाहिए, ठीक है, रिमेन्स इन ए पी। अब यार तुम लोग वही सेम एग्जांपल में 2 से फिर से डिवाइड कर दो सबको, या 1 से डिवाइड कर दो, या 3 से डिवाइड, कुछ भी कर दो, वो फिर से एक ए पी में ही आएगा। अब यार मेरी थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, देखो थर्ड बोल रही है अगर, देखो थर्ड कह रहा है कि अगर मेरे पास tn +1 और tn +2 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, तो जो ये होगा tn+1 ये इक्वल होगा इन दोनों के जब उसमें 2 मल्टीप्लाई हो चुका होगा, यानी इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तब। मतलब अगर मैं कहूँ tn +1 2 टाइम्स ऑफ tn+1 इज इक्वल टू tn +2, ठीक है, तो ये हो गई यार अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं अपनी फिर यार फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है यार कि देखो, ठीक दिख रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास में tn, या देखो s(5) दिया है, मतलब सम ऑफ फिफ्थ टर्म मेरे को पता है, मान लो वो है 26, ठीक है, वो है 26, और s(4) टर्म पता है मेरे को, वो है 12। तो अगर मुझसे पूछा जाए tn कितना है, तो tn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn-Sn-1, ठीक है, मतलब इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास tn आ जाएगा। तो ये दोनों क्या होगा 26 - 12, ठीक है, और ये आ जाएगा लगभग से ऑलमोस्ट 14, ठीक है। मगर इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है डेट n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में निकालने का मतलब क्या है, खुद से एक बार सोच के देखो, ठीक है। अब यार फिफ्थ प्रॉपर्टी मुझसे कहती है कि देखो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट वाली है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ, इफ़ pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q एंड qth टर्म ऑफ एन, एक सेकेंड मैंने क्या लिखा, द pth टर्म ऑफ एन ए पी इज q एंड द qth टर्म ऑफ एन ए पी, pth टर्म ऑफ एन ए पी इज p, ठीक है, देन p प्लस qth टर्म विल बी इक्वल टू 0। समझे बात को मैंने क्या कहा, मान लो t5 मेरे पास में जो कि है 6 और t6 मेरे पास में जो कि है 5, ठीक है, मतलब पांचवी टर्म है 6 और छठी टर्म है 5, तो मेरे पास जो इन दोनों का अगर मेरे को सम करने को कहा जाए तो वो 0 के इक्वल होगा। समझे, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, ओके। सो शायद बात समझ में आ गई होगी यार, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं यार अपनी छठी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। अच्छा उससे पहले इसी में एक चीज़ और नोट कर लो, अगर मुझसे nth टर्म पूछी जाए, ये दो चीज़ देखे, तो nth टर्म कैसे आएगी, p प्लस क्यू,
मतलब ये जो P और Q मेरे को दिया है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना N को, ठीक है, जो भी टर्म पूछी जाएगी। मान लो मेरे को P टर्म सेम यार 5 दी है और Q टर्म 6 दी है, ठीक है, P टर्म 5 है, Q टर्म 6 है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मान लो थर्ड टर्म निकाल लो, तो माइनस कर देना 3, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है यार ये, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी, तो सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इफ़ इन एन ए पी सम ऑफ P is equal to Q and sum of Q is equal to P, then S of Q plus P plus Q is equal to minus of P plus Q। समझे, माइनस बाहर है ये। अब यार तुम लोग बोलोगे कि भैया अभी आपने ऐसा बताया, अभी आपने ऐसा बताया, तो ये है क्या? अरे यार तो ये ऊपर वाला है ना, अपन बस टर्म्स को प्लस कर रहे हैं, टर्म्स को, बट यहाँ पे अपन लोग सम को वो कर रहे हैं, ठीक है, सम निकाला जा रहा है। तो अगर मान लो मैंने s को 3 बोल दिया इक्वल टू 5 है, और s को मैंने 5 बोल दिया जो कि 3 है, तो इन दोनों का जो सम आएगा ना यार, ठीक है, दोनों को मतलब अगर मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, सम ऑफ पी क्यू, तो ये मेरे पास में क्या आएगा, 3 + 5 माइनस में होल माइनस ऑफ 8 ये आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया यार। अब ये क्या होगा, ये होगा s ऑफ 8, ठीक है, मतलब 8 टर्म मुझे पता चल जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, अगर मुझसे पूछा जाए तो। ये क्या शॉर्टकट ट्रिक भी समझ सकते हो और कुछ नहीं इसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 मुझसे कह रही है यार कि मान लो एक AP दिया A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टिल AN विच विल बी इक्वल टू D1 है, ठीक है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस D1 है, ठीक है, D1 इनको वो मत समझ लेना, ठीक है। और अब B2, B1, B2, B3 दूसरा AP दिया है जिसका अप टिल BN, ठीक है, BN जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ लिख रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि इक्वल में है, ठीक है, जब ही डब्बे में और गोले में डाल दिया हूँ। तो अगर ध्यान से देखना, अगर मैं A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 करूँ, तो इसका मेरे पास में आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना, B2 माइनस B1 प्लस A2 माइनस A1, ठीक है, जो कि B2 माइनस B1 क्या मुझे देगा, D2, और ये मुझे क्या देगा, D1। तो यार यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी इन दोनों को आपस में माइनस किया गया तो मुझे उनका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। 2 AP होने चाहिए, ठीक है, 2 अलग अलग AP यानी 2 अलग अलग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, हो सकता है समझ में आ गया होगा। अब बट ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करूँ तो ऐसा नहीं होगा, मगर प्लस माइनस में ये सब हो जाता है, ओके। तो चलो यार नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ओके। हो सकता है यार आज थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, बट अगर मेरी कहानी अच्छी लगी यार तो बस कुछ नहीं, बढ़िया है, अच्छी लगी तो बताना यार, बस और कुछ नहीं। कौन सी वाली है ये, 8th है ना। तो यार यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ द 2 टर्म्स ऑफ एन AP equivalent from the beginning and is constant and equal to the sum of first and लास्ट टर्म्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा, बात को समझना, जैसे मैंने लिखा A1
A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब मैंने ये टर्म लिखी an, फिर लास्ट सेकेंड टर्म लिखी an-1, इसको लिखा an-2, इसको लिखा an-3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो a1 प्लस an है वो इक्वल होगा a2 प्लस an-1 के, वो इक्वल होगा a3 प्लस an-2 के, वो इक्वल होगा a4 माइनस an-3 के। भैया प्रूफ दो। ठीक है, तो लो प्रूफ। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये नंबर दिया गया है, ये एक AP है, दिख रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँ तो ये मेरे 12 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करूँ तो ये मेरा 12 आ रहा है, और इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो ये भी मेरा 12 आ रहा है। तो हो गया भाई प्रूफ। 8 प्रॉपर्टी तुम लोग समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं यार अपनी 9th प्रॉपर्टी की तरफ, जो मुझसे कहती है कि ओके, 9th प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है कि एनी टर्म ऑफ एन AP एक्सेप्ट 1 लिख लेना, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स which are distant from it। ओके, सो मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया AR, फॉर्मूला है ये, ठीक है, AR विल बी इक्वल टू AR प्लस K प्लस AR माइनस K डिवाइडेड बाय 2। भैया ये कैसे हुआ? तो देखो, अगर मैं A5 कह दूँ, एक टर्म है, और A8 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये इक्वल आएगा। ओके, सो बहुत बढ़िया यार। इक्विडेंट मतलब समझ गए ना कैसा कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो यार यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छा, शायद से एक और प्रॉपर्टी रह रही है, मेरे को चेक कर लेने दो, ठीक है, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि शायद तक 10 होनी चाहिए। यस, एक प्रॉपर्टी रह रही है, मैं जल्दी से बता देता, छोटी सी प्रॉपर्टी है ये। kth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट से kth टर्म पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस के प्लस 1, मतलब जो टर्म पूछी जाए प्लस 1 कर देना। द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताएगा ये, ठीक है, द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये फॉर्मूला बिगिनिंग से बताएगा, लास्ट से नहीं, बिगिनिंग से, बस उसका फिर लास्ट से तुम लोग निकाल सकते हो, है ना। तो यार ये था छोटे सा चैप्टर का एक पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 1। अब यार अगले वाले वीडियो में पहले मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग को सब AP GP ये सब पढ़ा दूँ, उसके बाद में फिर अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, मगर जाने से पहले यार मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन आंसर होमवर्क में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन आंसर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर तुम लोग उसे सॉल्व करना, और मैं उसका सल्यूशन अगले वाली वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो ओके यार, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब तुम लोग जल्दी से 2 क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये रहे बाकी के 3 और 2, ये और रहे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो गए, और ये लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों का ये रहा। ओके यार, अब देखो तुम लोग ने जैसे कि क्वेश्चंस लिख लिया, अब जो यार अगले वाले वीडियो में मुझे, मतलब इस वीडियो में बताएगा इसके सही आंसर 5 के, उसका यार मैं नाम लूँगा, और सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो बताएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट यार, ट्राई करते रहना। क्वेश्चंस ना बने तो यार मैं अगले वाली वीडियो में इनका सॉल्यूशंस ले आऊँगा, उसकी चिंता मत करना तुम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए यार
बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।